पहली चीज तो ड्यूरिंग माय फर्स्ट प्रीलिम्स मैं सुमित सर का जो प्रीलिम बूस्टर का वीडियोस था वो देखता था एंड आई मेड क्रिस्प नोट ऑफ दैट एंड दैट हेल्प मी इन माय प्रीलिम्स प्रिपरेशन। और फिर सेकंड अटेम्प्ट में ड्यूरिंग माय मेंस मैंने जो ओनली आईएएस का मटेरियल आता है पॉलिटिकल साइंस से मेनली आईआर से रिलेटेड वो यूज किया था, जिसमें कि एडिटोरियल्स के एक तरीके से नोट्स थे या एडिटोरियल्स को कंपाइल किया था। तो उससे मैंने अपने खुद के क्रिस्प नोट्स बना लिए थे जिसने मेरे को काफी हेल्प की आईआर में मार्क्स लाने में। और फिर मैं बाकी सुमित सर की जो भी कुछ कभी वीडियोस आती रहती थी इंस्पायरिंग, वो वीडियोस देखता था, उससे थोड़ा मैं कनेक्ट फील करता था चीजों से, प्रिपरेशन से या लाइफ से। तो दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनली आईएएस। Hello everyone, welcome to Only IS. Today we have with us Vishal Dhakad, who have secured All India rank 39 in UPSC Civil Service Examination 2021. Many congratulations Vishal from the entire Only IS team for your success. थैंक यू सर। Okay. विशाल, क्या आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे कि आपकी जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी थी, आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, तो आपकी जो ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस की जो स्ट्रेटेजी थी वो आपकी कैसी थी? आप थोड़ा ब्रीफली जो अभी नेक्स्ट साल के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप थोड़ा बताएंगे। पॉलिटिकल साइंस के लिए एक तो मेरा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इज फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री की है। तो हमें वहाँ जो पढ़ाया जाता था उसके मैंने काफी अच्छी तरीके से नोट्स बनाए थे, तो दैट हेल्प मी इन प्रिपेयरिंग फॉर पॉलिटिकल साइंस। और फिर जो मार्केट में नोट्स मिलते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के वो मैंने रेफर किए थे, और कुछ जो बेसिक बुक्स हैं उनका भी मैंने सहारा लिया था, जैसे कि राजीव भार्गवा या एंड्रयू हैवोड। तो इन सब बुक से भी फिर उसके बाद मैंने इन सारी चीजों को कंसोलिडेट करके मेरे खुद के कुछ नोट्स बनाए थे जो कि अराउंड 200 पेज के होंगे। बिकॉज 200 या 150 पेज के नोट्स बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीएस और ऑप्शनल के बीच में 5 दिन का गैप मिलता है छुट्टी। तो आप अपने नोट्स ऑप्शनल के ऐसे बनाइए ताकि वो 5 दिन में आप उसको रिवाइज कर सकें। तो मैंने जैसे प्लेटो है, प्लेटो का अब 15-16 पेजेस के जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स रहते हैं, बट वो मैंने एक पेज में उसका जो भी समरी थी वो सम अप कर लिया था। तो इस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की अपनी पीएसआईआर की। ओके। जैसे कि आपने अभी मेंशन किया कि नोट्स आपने खुद के कुछ 200-250 पेज के बनाए थे जो कि काफी हैंडी होते हैं लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए, और नोट्स अपने जितने छोटे होंगे उतना हम ज्यादा टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं, उतना ज्यादा रिकलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो नोट्स मेकिंग का, लेकिन काफी स्टूडेंट्स जो नए एस्पायरेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं पीएसआर की, तो वो किसी भी हाँ बुक को जब रेफर करते हैं और उसके जो नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो उनके नोट्स काफी हाँ बल्की हो जाते हैं। मतलब वो हर हाँ। चीज जो बुक में उन्हें लगती है वो इंपॉर्टेंट उन्हें लगती है और वो हर चीज लिखते हैं। तो ऐसी कौन सी स्टेज होती है प्रिपरेशन की जब हमें नोट्स बनाना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि एकदम से शुरुआत में भी नोट्स बनाना इतना मतलब वाइज नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत में हमें एग्जैक्टली ये पता ही नहीं होता है कि हमें नोट्स में से इसमें से कौन सी चीजें लिखनी है कौन सी नहीं लिखनी है, क्योंकि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ये तो लेटर स्टेज में हमें थोड़ा पता चलता है जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो इसमें पहली चीज तो ये है कि नोट्स बनाने से पहले एटलीस्ट बुक को, जो पर्टिकुलर बुक के आप नोट्स बना रहे हैं उसको 2 या 3 बार तो आप रिवाइज करिए ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में वो उस बुक में इम्पोर्टेंट चीजें क्या है। फिर सेकंड इम्पोर्टेंट चीजें जानने के लिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोथ मेंस और प्री के देखें ताकि आपको पता चले व्हाट इज द डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, ताकि आप उसी हिसाब से अपने नोट्स कंसोलिडेट करें। फिर जो नया एस्पिरेंट है दे कैन लुक अप द नोट्स ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की नोट्स बनाने कैसे हैं। और उसके बाद एक और चीज होती है कि नोट्स रिफाइंड होते चले जाते हैं विद टाइम। फॉर इंस्टेंस मेरे अभी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स 200 पेज के हैं, बट विद टाइम आई रियलाइज कि इसमें से भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर वो 200 पेज के नोट्स 100 पेज में हो जाएंगे। फिर 100 पेज में भी कुछ ऐसी चीज मुझे लगेंगी कि अब ये चीजें मुझे काफी अच्छे से इनकलकेट हो गई हैं एंड आई डू नॉट नीड देम टू बी इन माय नोट्स। सो फिर वो नोट्स 50 पेजेस के भी हो सकते हैं।
तो नोट्स रिफाइन भी होते चले जाते हैं विद टाइम। करेक्ट। तो इसमें पीएसआर में अगर प्रिसाइजली हम बात करें पेपर वन सेक्शन ए की, जो कि ज्यादातर थेरोटिकल है, तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है, दिस फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर पॉलिटिकल साइंस, जो ऑप्शनल है उसका, है ना। तो मतलब अगर पॉलिटिकल थ्योरी अगर किसी का स्ट्रांग रहा, तो उसका यूज उन्हें पेपर वन के सेक्शन बी में भी और पेपर टू के दोनों सेक्शंस में यूज होता है। तो ये बात कितनी सच है, मतलब जो कहते हैं कि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है पॉलिटिकल थ्योरी का, तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स में अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो सकती है, ये कितना हाँ, हेल्पफुल है इसके लिए? देखिए जो आपने बात कही वो काफी हद तक सही है, बिकॉज जो पॉलिटिकल थ्योरी के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, अगर आपको वो पता नहीं है तो आप ना तो आईआर ढंग से समझ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो थ्योरी रिलेटेड आईआर है, और ना ही आप पॉलिटिकल साइंस का जीएस जो पेपर वन का पार्ट सेकंड है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। फिर दूसरा चीज ये होता है कि जब आप एग्जाम में आंसर लिख रहे होते हैं तो एग्जामिनर भी जो कि करंट रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें ये नहीं चाहता कि आप जीएस जैसा आंसर लिखें, वो भी चाहता है कि लगे हर आंसर में कि दिस इज द आंसर रिटन बाय एन स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो उसमें पॉलिटिकल थ्योरी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर विमेन रिलेटेड कोई क्वेश्चन है पेपर जी जो पॉल साइंस पेपर वन में पार्ट सेकंड, तो उसमें आप एरिस्टोटल को डाल सकते हैं कि वी नीड टू चेंज द एरिस्टोटल काइंड ऑफ माइंडसेट which do not consider that women have the mental faculty to rule. So we can inculcate those kind of thing in our answer which shows कि हाँ that particular person has knowledge of political science. तो डेफिनेटली ये पेपर वन और पेपर टू में पीएसआईआर के में हेल्प करता है पॉलिटिकल थ्योरी। करेक्ट। तो अगर किसी ने शुरुआत से अभी प्रिपरेशन करनी है पॉलिटिकल साइंस की, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए प्रिपरेशन? क्योंकि अपने 4 सेक्शन से, उसमें भी पॉलिटिकल साइंस पेपर वन ए में भी पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, वेस्टर्न थिंकर्स और आइडियोलॉजीज, इस तरह की है। क्योंकि कभी कभी लोग आउट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ज्यादातर लोग पीएसआर ऑप्शनल इस वजह से लेते हैं कि उन्हें एक फैसिनेशन होता है कि इसमें इंटरनेशनल रिलेशन है, बट जबकि रियलिटी ये है कि आईआर कॉन्स्टिट्यूट जस्ट वन पार्ट अमॉन्ग द फोर, बट नॉट द एंटर पॉलिटिकल साइंस। तो मतलब आउट ऑफ इंटरेस्ट वो ले लेते हैं और फिर आईआर को डायरेक्टली चालू करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द थेरीज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो क्या ये पढ़ना सही है अगर मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की थेरीज को अंडरस्टैंड किए बिना, या फिर पॉलिटिकल थेरी जो पेपर वन का सेक्शन ए है उसकी कुछ जो बेसिक थेरी है कि व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज सोवेरेनिटी, व्हाट इज लिबर्टी, ऐसे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किए बिना अगर मैं डायरेक्ट आईजीपी या आईआर के सेक्शंस को पकड़ता हूँ, तो क्या हम इसको पढ़ सकते हैं, या फिर पीएसआर का पॉलिटिकल थ्योरी वन ही पहले शुरुआत करनी चाहिए? मतलब क्या होना चाहिए शुरुआत में? मैम, पॉल साइंस से रिलेटेड सबसे बड़ी चीज है कि डेप्थ दिखनी चाहिए आंसर में, और वो डेप्थ नहीं दिखेगी अगर आपको कोर कंसेप्ट्स पे बहुत अच्छी पकड़ नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है, तो हाउ कैन यू राइट द आंसर रिलेटेड टू वेलफेयर, अगर से रिलेटेड कोई आंसर आया या सोशल जस्टिस से रिलेटेड कोई आंसर आया, तो उसमें ये चीजें दिखनी चाहिए कि दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और जो कोर कंसेप्ट है मेनली दे आर इन द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इन द पॉलिटिकल थ्योरी, वहीं से लगभग चीजें डराइव हो रही हैं पेपर टू में भी और पेपर वन में पार्ट सेकंड में। तो उस चीज की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और फिर ऑप्शनल के मार्क्स काफी मैटर करता है कि आपकी रैंक कितनी आएगी। तो ऑप्शनल में 110 115 एक पेपर में लाने से इतना कुछ होगा नहीं, अनलेस कि आपके जीएस में बहुत ट्रिमेंडसली गुड मार्क है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर कंसेप्ट इज द की, बिकॉज इफ यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपके वो आंसर में अपने आप रिफ्लेक्ट होगी चीजें। और पॉलिटिकल साइंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो चीज लगती है वो है इंटरकनेक्टिविटी, कि आप पेपर वन में जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसको लिंक कर पा रहे हैं पेपर टू से या पेपर वन के पार्ट टू से, और आईआर को लिंक कर पा रहे हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी है उससे। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो अगर एरिस्टोटल या प्लेटो से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लेटो का आप जो आइडियल स्टेट का कंसेप्ट है उसको किस तरीके से करंट कंटेक्स्ट में कनेक्ट कर पा रहे हैं, कंक्लूजन में आप ये चीज लिख सकते हैं। या जॉन रॉल्स का अगर हम बात करें जो कंसेप्ट है
जस्टिस का, उसको आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कंक्लूजन में वो चीज लिख सकते हैं। तो इंटरकनेक्टिविटी इज द की। जैसे कि आपने कहा कि जॉन रॉल्स का जस्टिस थ्योरी हम जैसे आईजीपी में यूज कर सकते हैं, उसी के साथ साथ कंपैरेटिव में जैसे ग्लोबल कंसर्न है वहां भी जस्टिस का काफी हाँ। ज्यादा रोल है। उसी के साथ साथ आईआर में भी ह्यूमन राइट्स क्राइसिस के काफी सारे इश्यूज होते हैं, तो वो भी है। मैं इसी में ये भी मतलब एक ऐड करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द लाइन एक चीज होती है कि जीएस के आंसर्स में फ्लो इतना मैटर नहीं करता, हम वहां पे पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखते हैं। जबकि पॉलिटिकल साइंस या ऑप्शनल में खास करके हम जब पैसेज फॉर्मेट में लिखते हैं आंसर्स, तो इसमें ज्यादातर आर्गुमेंट्स हमारे मैटर करते हैं, और आर्गुमेंट्स में एक मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आर्गुमेंट में एक फ्लो होना चाहिए। और वो फ्लो होने के लिए भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बेसिक जितना स्ट्रांग उतना ही तुम्हारा फ्लो मतलब तुम्हारे आंसर्स में आएगा। तो आपको क्या लगता है कितना सही है ये? जो आपने कहा वो काफी हद तक सही है, क्योंकि जीएस में पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं तो आप कोर पॉइंट अगर हिट कर रहे हैं तो मैटर नहीं करता कि आपने किस अच्छी लैंग्वेज में वो पॉइंट लिखा है या नहीं। बट पॉलिटिकल साइंस में या किसी और अदर सब्जेक्टिव ऑप्शनल है, उसमें भी ये मैटर करता है कि आपका फ्लो कितना अच्छा जा रहा है। और फ्लो के लिए पहले तो जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं उस पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे वर्ड यूज कर सकें, सेंटेंस आपके बहुत अच्छे दिखें और पढ़ने में भी स्मूथ हो। आप कुछ कीवर्ड्स रहते हैं सेंटेंस या पैराग्राफ को कनेक्ट करने के, वो यूज कीजिए, मोर एवर, नॉनदलेस, नेवरदलेस। तो दीज कीवर्ड्स हेल्प्स अ लॉट। फिर उसके बाद डायरेक्ट अगर आप थिंकर्स या किसी पर्टिकुलर स्कॉलर को कोट कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि स्कॉलर ने ये कहा ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं। उसके लिए भी जो टॉपर्स हैं उनकी आंसर कॉपीज देखी कि वो कितने अच्छी तरीके से एक थिंकर को बीच में ले भी आते हैं और फिर उस चीज को बढ़िया सम अप भी कर देते हैं। तो ये अगर है तो काफी अच्छा फ्लो होता है। प्लस उसके अलावा डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस पे ही स्टिक कीजिए फ्लो में भी। ऐसा नहीं कि पूछा कुछ और है एंड यू आर राइटिंग समथिंग एल्स, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे चाहे आप कितना अच्छा लिख लो, अगर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मीट नहीं कर रहे हो तो। जैसे कि आपने कहा कि अभी जीएस में और इसमें सब्सटेंशिएशन की आपने बात कही पॉलिटिकल थ्योरी में, और हम पॉलिटिकल साइंस में अपने ऑप्शनल में खास करके सब्सटेंशिएशन करने के लिए स्कॉलर्स का यूज करते हैं। लेकिन जीएस में हाँ। सब्सटेंशिएशन के लिए हमारे पास काफी ऑप्शंस होते हैं, जैसे हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं, हम जजमेंट्स का यूज करते हैं, कमिटीज का रिकमेंडेशंस रिपोर्ट्स का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस में अभी हमारे पास ऑप्शन लिमिटेड होते हैं, जैसे हम स्कॉलर से ही सब्सटेंशिएट करते हैं ज्यादातर। तो इस वजह से टू मच यूज ऑफ स्कॉलर्स भी कहीं ना कहीं हो जाता है। इनफैक्ट लोग जो बेसिक क्रक्स है उसके अलावा सिर्फ स्कॉलर्स को पकड़ पकड़ के मतलब वो रट्टा मारने लग जाते हैं। तो पहली चीज की सब्सटेंशिएशन के लिए स्कॉलर्स के अलावा पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास क्या क्या चीजें बचती है, और दूसरा कि क्या हमें स्कॉलर्स को अलग से आइसोलेशन में पढ़ना चाहिए, या फिर हमें स्कॉलर्स को विद द फ्लो अपना जो कंसेप्ट है उसके साथ पढ़ना चाहिए? तो पहला क्वेश्चन कि स्कॉलर्स के अलावा क्या है हमारे पास, करेक्ट। तो वो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन ऑल्सो। अगर क्वेश्चन जैसे कोई जनरल क्वेश्चन है तो वी कैन यूज स्कॉलर्स, अदरवाइज वी कैन यूज फैक्ट्स, वी कैन use committees here also, we can use reports here also, there is no problem, no harm in that। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें स्पेसिफिक किसी थिंकर से रिलेटेड कुछ पूछा है, तो अगर आप उसका क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं देन ऑल्सो यू नीड टू यूज द स्कॉलर्स। तो स्कॉलर्स का यूज करना ही पड़ता है पॉलिटिकल थ्योरी में बेसिकली। लेकिन पेपर 1 के पार्ट 2 में आप स्कॉलर्स के अलावा जो जीएस में रिपोर्ट फैक्ट्स यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि कमिटीज को यूज कीजिए आप, क्योंकि स्कॉलर्स के अलावा कमिटीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। और फिर एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हैं अपने पॉइंट को सब्सटेंटिएट के लिए। न्यूज़पेपर एक अच्छा सोर्स होता है एग्जाम्पल्स का। डेली न्यूज़पेपर में अगर कोई एग्जांपल ढूंढने बैठे तो 20-25 एग्जांपल तो एक दिन के न्यूज़पेपर में ही मिल जाए, विमेन से रिलेटेड, क्राइम, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड एग्जांपल। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था इससे रिलेटेड? दूसरा क्वेश्चन ये था कि स्कॉलर्स को क्या हमें अलग से आइसोलेशन में हाँ। निकाल के हाँ। पढ़ना चाहिए? हाँ। तो नहीं, मैं कहूंगा अलग से आइसोलेशन में मत कीजिए, क्योंकि फिर आप उनको यूज नहीं कर पाएंगे।
जैसे अगर जस्टिस पढ़ रहे हैं तो जस्टिस में कौन कौन से स्कॉलर्स ने क्या क्या कहा, वो जस्टिस के साथ पढ़िए, ना कि आप स्कॉलर्स अलग पढ़ रहे हैं फिर जस्टिस अलग। क्योंकि जब जस्टिस पे फिर क्वेश्चन आएगा तो यू विल नॉट एबल टू रिकॉल कि आपका वो कौन सा स्कॉलर था जो उससे कनेक्ट कर पा रहा था। तो साथ में ही पढ़ना ज्यादा बेहतर है। करेक्ट। जैसे कि आईजीपी सेक्शन की अगर हम बात करें, पेपर 1 सेक्शन बी की, तो इसमें क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जा रहा है, प्लस वो क्वेश्चन थोड़े से एनालिटिकल भी होते जा रहे हैं। तो ऐसे में एक्स्ट्रा मार्क्स पेश करने के लिए इंटरलिंक करना काफी जरूरी होता है, मतलब आईजीपी हाँ, सेक्शन में खास करके। तो आप थोड़ा सा इस पे के बारे में बताइए कि आईजीपी में हम इंटरलिंक कैसे करें और एक्स्ट्रा मार्क्स पेश कैसे करें। इंटरलिंक के लिए एक तो आपकी पकड़ काफी अच्छी होनी चाहिए, जो थ्योरेटिकल सेक्शन है पॉलिटिकल थ्योरी या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, तभी आप ढंग से समझ पाएंगे कि किस तरीके से इंटरलिंक करना है। और इंटरलिंक करना एक इम्पोर्टेंट चीज हो ही जाती है, क्योंकि वी डू नॉट हैव द सफिशिएंट कंटेंट ऑन एवरी आंसर, क्योंकि क्वेश्चन इतने एनालिटिकल होने लगे हैं। तो उसके लिए पहला तो आपकी पकड़ काफी अच्छी होनी चाहिए। फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि जैसे अगर एग्जांपल दूं मैं कि कल्चर से रिलेटेड या कास्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आईजीपी में, तो सोचिए कि कास्ट किस तरीके से यूज हो सकती है, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी का क्या क्या कंसेप्ट उसमें डल सकते हैं। जैसे कि प्लेटो ने भी सोसाइटी को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, तो दैट इज ऑल्सो सेग्रीगेशन ऑफ सोसाइटी इनटू काइंड ऑफ 3 कास्ट और क्लासेस। तो आप वहां से लिंक कीजिए, या फिर आप कास्ट को स्लेवरी से एरिस्टोटल के से लिंक कर सकते हैं, या फिर आप जॉन रॉल्स के सोशल जस्टिस या जस्टिस का जो कंसेप्ट है वहां से, अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच को कास्ट से लिंक कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगी। या फिर एफ डब्ल्यू रिक्स का अगर क्वेश्चन है रिलेटेड टू इंडियन सोसाइटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप उसको प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो मॉडल है एफ डब्ल्यू रिक्स का, उससे इंटरलिंक कर दीजिए। तो इस तरीके से जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हो तो रिमेंबर इन योर हेड कि किस तरीके से ये आईजीपी में यूज हो सकता है, एंड व्हेन यू आर रीडिंग आईजीपी तो कोशिश करो कि पॉलिटिकल थ्योरी उससे कैसे लिंक्ड हो सकती है, तो देन ओनली इट वुड बी बेटर टू इंटरकनेक्ट। तो ये तो हो गई बात कि हम पॉलिटिकल साइंस में ही एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में मतलब इंटरसेक्शन हो रहे हैं। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करते वक्त सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से ही लिमिटेड ना रह के, अगर इसके लिए जैसे आपने कहा कि एग्जांपल्स ज्यादा लिख सकते हैं, एग्जांपल्स के साथ सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एग्जांपल्स मॉडर्न हिस्ट्री में, एंशियंट में, मिडेवल हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में, सोसाइटी में, या फिर इधर हमारे जीएस 2 के बाकी जो गवर्नेंस वगैरह है उसमें, जीएस 3 में इवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल के जो एग्जांपल्स है वो हमें वहां से मिल सकते हैं। तो अगर हम अपना दायरा या मतलब सोचने का, पॉलिटिकल साइंस को सोचने का जो दायरा है वो अगर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं उसका हॉरिजॉन, तो ये हमें कितना बेनिफिशियल हो सकता है अपने आंसर्स को और डायनेमिक करने में। देखिए ये बिल्कुल सही बात है, मतलब अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है तो आपको जब भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो दिमाग में इन वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर हेड पॉलिटिकल साइंस हमेशा रहना चाहिए। तभी आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में। जीएस 1 भी आप पढ़ रहे हैं तो ट्राई, जब आप सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं तो देखिए कि किस तरीके से वो सोशल जस्टिस का अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसमें यूज हो सकता है या नहीं। अगर पॉलिटिकल साइंस का है या कास्ट से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन है तो उसमें भी सोशल रिफॉर्म्स के जो मूवमेंट थे वो यूज हो सकते हैं। तो और वैसे भी जीएस 1 में भी काफी जो चीजें नेशनल मूवमेंट वगैरह जो आईजीपीवी में एक पर्टिकुलर टॉपिक भी है, तो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। फिर अगर आप न्यूज़पेपर का, जैसे मैंने पहली बार न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो भी ये ध्यान दीजिए कि किस तरीके से कनेक्ट हो सकता है। प्लस फिर जीएस 4 में भी काफी जो थिंकर्स पढ़ते हैं, मतलब कि कोट वोट करना होता है स्वामी विवेकानंद को, या फिर पॉलिटिकल साइंस के भी थिंकर्स जॉन रॉल्स वगैरह, तो वहां पे भी आप एथिकल कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस में, और पॉल साइंस के कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं एथिक्स में। और फिर जीएस 2 और 3 हेल्प करते हैं, क्योंकि वहां पे एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस आप काफी रटते हैं जीएस 2 और 3 में, एंड दैट कैन हेल्प यू इन आईजीपी सेक्शन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
जैसे कि एक अच्छा आंसर मतलब ज्यादा मार्क्स फेच करने के लिए हमें अच्छा आंसर लिखना होता है। कुछ कंपोनेंट होते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने के लिए कि हम एक तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करें पहली बात तो, और जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उसकी डिमांड को एड्रेस करें, रिलेवेंट कंटेंट लिखे, उसी के साथ साथ हम प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दें, सब्सटेंशिएट करें। तो ये तो हो गई कुछ ब्रॉड चीजें जो एक मार्क्स फेच करने के लिए होनी चाहिए, जो ऑलमोस्ट अभी सभी को पता है। इसके अलावा आपने जैसा इतना अच्छा रैंक सिक्योर किया है, ऑल इंडिया रैंक 39, आपका पीएसआर में भी काफी अच्छा स्कोर है, तो इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती है जिससे हम एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज तो है कि आपका इंट्रो बहुत कैची होना चाहिए। उसके लिए पहले से इंट्रो तैयार करके रखिए उन टॉपिक्स पे जिन पे प्रोबेबल क्वेश्चन है कि आ ही सकता है। जैसे 60% ऑफ द पेपर जो होता है वो रिपीट होगा, मतलब उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए थे। तो जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कुछ पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ कोर कंसेप्ट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। पॉलिटिकल थिंकर्स में प्लेटो, एरिस्टोटल, जॉन रॉल्स, जे एस मिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन किसी ना किसी पे आएगा। तो सबके इंट्रो बहुत अच्छे से तैयार रखिए। उनका कंक्लूजन कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो मैं कंक्लूजन में क्या रखूंगा, क्या लिखूंगा, वो बहुत अच्छे से तैयार। तो इससे आपका टाइम सेव होता है, प्लस आप वन ऑफ द बेस्ट इंट्रो कंक्लूजन लिखते हो जो और कोई नहीं लिख रहा है। प्लस फिर दूसरी चीज जो है वो आंसर को अच्छा बनाने के लिए है कि सब कैटेगराइज, जैसे आपने बताया, तो सब कैटेगराइज भी इतने अच्छे से कीजिए कि उसमें जो भी एस्पेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जैसे अगर आईआर है तो आईआर में आप सब कैटेगराइज ऐसे कीजिए कि जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक एंड जियो कल्चरल। तो दैट मेक्स आंसर मोर होलिस्टिक। और अननेसेसरी चीजें मत डालिए, अगर स्कॉलर्स फिट नहीं बैठ रहा है तो मत डालिए। दैट मेक्स आंसर की वॉमिट कर दिया है किसी ने, जो पता था वो सब कुछ वॉमिट कर दिया। तो ऐसा नहीं करेक्ट। होना चाहिए। प्लस फिर क्यूरियोसिटी डेवलप, अगर आंसर को बेटर करना है तो थोड़ा केवल यूपीएससी प्रिपरेशन से स्टिक ना होती हुई अपनी क्यूरियोसिटी डेवलप कीजिए। अगर पीएसआईआर ऑप्शनल है, बाकी चीजें पढ़ने का, जैसे कोई वेबसाइट हो गई, काफी डिप्लोमेट्स न्यूज़पेपर हो गया या इकोनॉमिक वीकली हो गए, ये सारी चीजें पढ़िए ताकि आपको कुछ ऐसी यूनिक एग्जांपल्स या कीवर्ड्स मिलेंगे जो और किसी के पास नहीं है। दैट विल मेक योर इंट्रो, कंक्लूजन एंड बॉडी लुक लाइक वेरी गुड, which is not the case with the other aspirants copies. So ये चीज है। करेक्ट, करेक्ट। जैसे अगर हम कंपैरेटिव की बात करें, पॉलिटिकल जैसे पेपर वन में पॉलिटिकल थ्योरी है, थेरोटिकल, और आईजीपी है थोड़ा सा डायनेमिक, ऐसा एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग रही है पीएसआर के बारे में। और सिमिलर गोज विद द पेपर टू की उसमें कंपैरेटिव थोड़ा सा मतलब थेरोटिकल है, और आईआर सेक्शन जो है थोड़ा सा डायनेमिक है। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों का अगर हम ट्रेंड देखें तो उसमें कंपैरेटिव के क्वेश्चंस और आईआर के क्वेश्चंस में डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है कि ये आईआर का ही क्वेश्चन गलती से कंपैरेटिव में पूछ लिया। इतना वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि कितना ये सच है, और इसको हम कैसे टैकल करें? इस पे मैं ये कहूंगा कि आईआर का अगर क्वेश्चन कंपैरेटिव थ्योरी में पूछा है तो भी आपको जितना हो सकता है उतना थ्योरी से लिंक्ड करना ही है उसको, मतलब कंपैरेटिव थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे। और अगर आईआर का भी कोई क्वेश्चन है तो आप जनरल स्टडीज की तरह उसको मत लिखिए। उसको भी अगर पेपर टू के पार्ट बी में मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो क्वेश्चन पेपर टू के पार्ट बी में है तो भी आप उसमें थ्योरीज डालिए, तो भी आप उसमें कोर कॉन्सेप्ट्स का यूज कीजिए। थुसिडाइडिस ट्रैप हो गया या रियलिस्ट लिबरलिज्म, ये सारी थ्योरीज का। तो इससे आंसर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जैसा दिखेगा। और फिर ये है कि आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि अगर वैसा क्वेश्चन पेपर टू के ए सेक्शन में भी पूछ लिया तो भी आप थ्योरीज भी डालेंगे और करंट से लिंक भी करेंगे, और पेपर टू के पार्ट बी में भी पूछ लिया तो भी आप ये सेम चीज करेंगे। तो दैट मेक्स आंसर मोर होलिस्टिक। तो कहीं भी जनरल एस्पेक्ट जैसा आंसर आपका दिखेगा नहीं। करेक्ट। जैसे कि हम बात करें तो आपने कहा था कि आप शुरुआत से ही ओनली एस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो आपके पूरे प्रिपरेशन में ओनली एस प्लेटफॉर्म का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या रोल रहा है, कैसे आपको इससे हेल्प हुई है? पहली चीज तो ड्यूरिंग माय फर्स्ट प्रीलिम्स मैं सुमित सर का जो प्रीलिम बूस्टर का वीडियोस था वो देखता था, एंड आई मेड क्रिस्प नोट ऑफ दैट, एंड दैट हेल्प मी इन माय प्रीलिम्स प्रिपरेशन।
और फिर सेकंड अटेम्प्ट में ड्यूरिंग माय मेंस मैंने जो आईएएस ओनली आईएएस का मटेरियल आता है पॉलिटिकल साइंस से, मेनली आईआर से रिलेटेड, वो यूज किया था, जिसमें कि एडिटोरियल्स के एक तरीके से नोट्स थे या एडिटोरियल्स को कंपाइल किया था। तो उससे मैंने अपने खुद के क्रिस्प नोट्स बना लिए थे, जिसने मेरे को काफी हेल्प की आईआर में मार्क्स लाने में। और फिर मैं बाकी सुमित सर की जो भी कुछ कभी वीडियोस आती रहती थी इंस्पायरिंग, वो वीडियोस देखता था, उससे थोड़ा मैं कनेक्ट फील करता था चीजों से, प्रिपरेशन से या लाइफ से। तो दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनली आईएएस। करेक्ट, करेक्ट। और जो अभी जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिपेयर करने वाले हैं एस्पायरेंट्स, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, आपका क्या डिटेल मैसेज होगा कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, चैलेंजेस भी आएंगे तो उन्हें कैसे उन्होंने ओवरकम करना चाहिए, ओवरऑल आपका क्या मैसेज होगा उन एस्पायरेंट्स को? पहली चीज तो ये है कि अपना 100% दो अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो, और खुद से झूठ मत बोलो। ये नहीं है कि दुनिया से बोल रहे हो कि आई एम स्टडिंग 14 आवर्स एंड यू इन योर इनर सेल्फ नोस कि मैं 5 घंटे भी ढंग से नहीं पढ़ रहा। तो ये हो गया। और उसके बाद भी एग्जाम को एग्जाम की तरह ट्रीट करो, उसको लाइफ मत बनाओ। अपना 100% दो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद अगर लग रहा है कि मैं इस एग्जाम के लिए नहीं बना हूं, तो देन मूव ऑन एंड डू समथिंग एल्स इन विच यू थिंक यू लव दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उसमें आप बहुत अच्छा कर लेंगे। किसी और के दबाव में यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट ना कीजिए अनलेस आपको खुद को नहीं लगता कि मुझे सच में करना। फिर फोर्थ थिंग ये है कि आपके कुछ हायर गोल्स होने चाहिए। केवल सिविल सर्विस एग्जाम निकालना आपका मेन मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आप अपने लाइफ को उसके बियॉन्ड देख नहीं पाएंगे। अगर आपका जो एम है वो बड़ा, जैसे सोशल सर्विस करना है, और मान लीजिए आप एग्जाम नहीं निकाल पाए यूपीएससी का, तो भी आप फेल्ड नहीं कहलाएंगे, बिकॉज देयर आर अदर वेज ऑल्सो जिससे कि आप सोशल सर्विस कर सकते हो। तो आपको भी निराशा महसूस नहीं होगी, आप अपना एनजीओ खोल सकते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट, बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो एम बड़ा होना चाहिए अपना, और वही कि एग्जाम को एग्जाम की तरह ट्रीट करो, अपने आप अपना 100% दो, जो भी हो सकता है। जैसे कि आपने पहले भी ये एग्जाम क्लियर किया हुआ है पिछले साल, इसके बाद फिर से आपने एग्जाम क्लियर किया हुआ है, जर्नी थोड़ा लंबा हो सकता है यूपीएससी प्रिपरेशन करते वक्त। तो ऐसे सिचुएशन में काफी बार खुद पे सेल्फ डाउट आ जाता है, काफी चैलेंजेस भी आते हैं। चैलेंजेस ऐसे भी आते हैं कि मेरे आंसर्स अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, कभी कभी तो प्रीलिम्स का स्कोर नहीं आ पा रहा है। इस तरह के कई चैलेंजेस आते हैं, या फिर सबसे बड़ा चैलेंज ये भी कि मोटिवेशन को जो है हम सस्टेन नहीं कर पाते अपने इतने लंबे समय तक। तो ये सारे चैलेंजेस क्या आपने कभी फेस किए और आपने इन्हें कैसे ओवरकम किया? ये चैलेंजेस तो हर एस्पिरेंट, जो सीरियस एस्पिरेंट है, उसके साथ आते ही। लेकिन पहली चीज तो, अगर ऐसा लग रहा है कि मैं सही नहीं कर रहा या मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि नहीं आ रहे, शांति से बैठो। उसके बाद अपनी जो भी वीकनेसेस है, अब जैसे आपने बोला कि आंसर राइटिंग अगर अच्छी नहीं हो रही तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा, तो पता कीजिए ना आंसर राइटिंग अच्छी है नहीं। क्या मेरी लैंग्वेज कमांड उतनी अच्छी नहीं है, लैंग्वेज पे कमांड, क्या मेरे पास सफिशिएंट कंटेंट ही नहीं है कि मेरी आंसर राइटिंग नहीं हो रही? तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई आंसर राइटिंग अच्छी नहीं हो रही और जस्ट लिखे ही जा रहा है, लिखे ही जा रहा है, तो उससे तो फ्रस्ट्रेट और बर्नआउट ही होगा। तो वीकनेस को पता कीजिए और हर वीकनेस को हिट कीजिए और उनको ओवरकम कीजिए, ना कि जस्ट एक अंधे तरीके से चले जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है कि कहाँ ले जा रही है मंजिल। तो ये चीज है। फिर उसके अलावा मोटिवेशन सस्टेन करने के लिए, जैसा कि आपने पूछा, तो मैं ये मानता हूँ कि आपका अगर गोल बहुत हाई है और आपके बहुत सपने जुड़े हुए हैं, आपने बहुत टाइम और वैल्यू इन्वेस्ट किया है, तो आपका इनर सेल्फ अपने आप आपको पुश करेगा एडवर्स सिचुएशन में भी कि नहीं, मैंने इतनी चीजें सेक्रीफाइस की हैं बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम, तो मैं इतनी आसानी से तो हार नहीं मानूंगा। अगर हार मानना होता तो मैंने शुरू ही क्यों किया था? तो ये चीज मोटिवेशन सस्टेन करती है। फिर दूसरी चीज की इमोशनल सपोर्ट अगर आपका अच्छा है, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, तो आपको उनसे भी काफी मोटिवेशन मिलता है। प्लस थर्ड थिंग है कि आप कुछ अपनी हॉबीज डेवलप कीजिए जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन से बिल्कुल अलग है, ताकि आपका माइंड मोनोटोनस डायरेक्शन में काम ना करे, क्योंकि एनीथिंग विच वर्क ऑन अ सेम वे तो वो बोर तो होना तय ही है। कुछ हॉबीज जैसे सिंगिंग, डांसिंग या कुछ और जो भी आपको अच्छा लगता है, विच इज
which is totally separated from the civil service preparation, तो आप वो परस्यू कीजिए जिससे कि थोड़ा मेंटल पीस भी आएगा, रिलैक्स मिलेगा आपको, आपकी बॉडी भी आराम मिलेगा आपको, तो वो चीज कीजिए। Okay. Okay, Vishal. Thank you very much for your time and thank you very much for your valuable inputs. I once again congratulate you for your success. Interonless team and Interonless community is proud of you, and I wish you all the best for your journey ahead. Thank you very much. Thank you so much.